हमनी के आदमी कहता कि नेता आके वोट ले लेलन, ठग लेलन। हमरा के रउआ बताई, रउआ के कोई एक बार ठग ली, 2 बार ठग ली, 3 बार ठग ली, पैसन कैसे बाकी 5-5 बार ठगता। अगर कोई आपको 5 बार ठग रहा है, पहले बाबूजी ठग रहे तब उसका बेटा ठग रहा है, तो लिख कर रखिए कि कहीं ना कहीं गलती हमनियों में बा। हमनियों के 5 वर्ष बतियावत नहीं जा, बहुत भ्रष्टाचार बा, शिक्षा नहीं के, स्कूल नहीं के, अस्पताल नहीं के, रोजगार नहीं के। लेकिन जहिया वोट दिया था वो दिन जाते लौकता, वो दिन इतना जात वाला अफीम आपके नस में घुसा दिया है कि उसके आगे आपको नहीं दिख रहा है कि आपके लड़के को रोजगार नहीं है, उसको पढ़ाई नहीं है। आप भूल गए कि आपके पिताजी बीमार पड़े थे, माई बीमार पड़ रही, अस्पताल में लेकर रही, वजह डॉक्टर ना रहे। जात का अफीम इतना नस में घुसा दिया है कि नशा उतर नहीं रहा। अगर जात से बच गए तो भाजपा की कृपा से हिंदू मुसलमान में फंसिएगा, हिंदू मुसलमान से बच गए तो भारत पाकिस्तान में फंसाएगा, और उससे भी बच गए तो पुलवामा बढ़ले बा बटन हुए जाके। तो जो काम 10 साल तक किए, जिस काम को करके इतना नाम कमाया, और मीडिया वाला बताएगा आपको कि सैकड़ों करोड़ रुपया मिलता है उस काम को करने के लिए। बड़े बड़े नेता और दल जिसको चुनाव लड़ना होता है वो आता है हमारे पास सलाह लेने के लिए, और बदले में सैकड़ों करोड़ रुपया लोग देते हैं। तो उस काम को काहे छोड़ दिए? इतना नाम, इतना पैसा उसी काम को करके मिला था, क्यों छोड़ दिए? इसलिए छोड़ दिए कि 10 साल वो काम करके अनुभव हुआ, बड़े बड़े नेताओं और दलों के साथ बहुत साथ में रह के करीब से देखा कि आपकी मदद से आप किसी को चुनाव जिता हरा सकते हैं, सत्ता का परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन सत्ता का परिवर्तन का मतलब व्यवस्था का परिवर्तन नहीं है। आज देश में 6 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिनके बनने में हमने कंधा लगाया है। इसीलिए सोचे कि अगर भगवान ने कुछ शक्ति बुद्धि दी है, क्षमता दिया है, तो कुछ ऐसा करे जिससे लोगों की जिंदगी बदले। इसीलिए उस काम को छोड़कर यहां वापस बिहार आए हैं। हम अभी 48 दिन से रहुआ बगल के जिला में बानी, तो रामनगर में गईली तो एगो हजाम भेटाई। आदमी कहल के भैया बड़ा होशियार आदमी बा, पूछी ना एकरा से। तो पूछनी ओकरा से कि बताओ कि लालू जी के राज में और नीतीश के राज में क्या फर्क बा? तो कहलस कि भैया हम तो हजामे हैं, अपने भाषा में रवा के बताई। लालू जी के राज में और नीतीश के राज में कोनो फर्क नहीं थे, दोनों में जनता के हजामत पूरा पूरा बनता। फर्क इतने बा कि लालू जी के राज में हजामत अपराधी बनावत रहसन, और नीतीश के राज में हजामत अधिकारी बना रहल बड़ा सन। लालू जी के राज में अनहार भइला के बाद अपराधी गन लगाकर लूटता था, और नीतीश कुमार का जंगल राज में अधिकारी जो है कलम लगा के दीने में लूट रहा है सबको। जैसे लालू जी के राज में अपराधी डेरात ना रहन, जौन बुझाई तुम कल उठा के ले गई, वह हाल नीतीश के राज में अधिकारियों के बाद जौन बुझाई जरा से जाके कंप्लेन करे के बाद कर दो, पैसा तो लेबे करो बानो, बिना पैसा दिले कोनो काम होता भाई? तो ये नया जंगल राज है, अधिकारियों का जंगल राज। तो हमनी के बिहार के अगर बचावे के बाद तो अपराध वाला जंगल राज जिसको आपने उखाड़ कर फेंक दिया उसको वापस नहीं पनपने देना है। अधिकारी वाला जंगल राज जो नीतीश कुमार ने बनाया है इसको उखाड़ के मट्ठा डाल देना है। अब मोदिया बिन से भी अब की हाली प्रणाम को लिहल जाओ कि ना रे भाई अब की हाली ना, बहुत हो गई। शराबबंदी को लेकर मैं रोज कह रहा हूँ, आपको जैसा मालूम है हर गांव में मैं जहां जा रहा हूँ वहां पर मैं पब्लिक में वोट भी कराता हूँ इस बात को लेकर कि क्या शराबबंदी लागू है कि नहीं। तो नीतीश कुमार की जो शराबबंदी है वो नीतीश कुमार का अमेजोन मॉडल है। अमेजोन और फ्लिपकार्ट आपने देखा होगा जिसमें दुकान बंद कर दिया जाता है और होम डिलीवरी होने लगती है। तो नीतीश कुमार की शराबबंदी ऐसी शराबबंदी है जिसमें शराब की दुकानें बंद हो गई और होम डिलीवरी चालू हो गया। इसका खामियाजा आप और हम और गरीब राज्य बिहार ये भुगत रहा है कि 20,000 करोड़ रुपया सालाना का नुकसान हो रहा है राजस्व का। एक बड़े पैमाने पर शराब माफिया पर जन्म ले लिया जो कि हजारों करोड़ रुपए का हेरफेर कर रहा है।
पूरी जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो शराबबंदी को लागू करने, उसको छिपाने या उससे कुछ पैसे निकालने के चक्कर में लगी हुई है। और युवाओं का एक बड़ा वर्ग इस पूरे कुचक्र में फंसकर अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। नीतीश कुमार जी जिन महिलाओं के नाम पर या महिला सशक्तिकरण के नाम पर शराबबंदी की पैरवी करने वाले जो लोग हैं, उनको ये समझना चाहिए ये होम डिलीवरी वाली जो शराबबंदी है, इससे सबसे ज्यादा नुकसान महिलाओं को है, क्योंकि शराब तो हर जगह मिल रहा है। 100 रुपए की शराब 400 में मिल रही है। दूसरा, जब पुलिस कार्रवाई करती है, जब गरीब आदमी पकड़ा जाता है, तो उसके घर की महिला को अपना बचा खुचा कपड़ा, बर्तन, बासन, गहना बेच के बेल कराना पड़ता है। पुलिस और अदालतों और थानों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। तो इससे किस व्यक्ति का फायदा हो रहा है, ये तो मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। और जब मैं हर रोज जा रहा हूँ, जो लोग कह रहे हैं कि शराबबंदी लागू है, मैं तो आश्चर्यचकित हूँ, क्योंकि मैं अगर हर जगह जा रहा हूँ तो सारे लोग तो झूठ बोलेंगे नहीं। और दूसरा, जो जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है, वो आंकड़ा अपने आप में भयावह है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो गलत जहरीली शराब पीते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, उनके साथ दुर्घटना हो जाती है, तो पुलिस के दबाव में केस भी रजिस्टर नहीं कर रहे। उनको लगता है कि मृत्यु तो हो गई, अब अगर केस करेंगे तो शराब का भी अलग से कानून हम पर लागू हो जाएगा। जबकि कानून में ये लिखा हुआ है कि अगर जहरीली शराब से किसी की मृत्यु होती है तो सरकार को 4 लाख रुपए कम से कम कॉम्पनसेशन देना है। कॉम्पनसेशन की बात तो छोड़ दीजिए, सरकार उस चीज को रजिस्टर ही नहीं करा रही है, क्योंकि अगर किसी थाने में, किसी ब्लॉक में ये रजिस्टर होगा कि जहरीली शराब पीने से किसी की मृत्यु हो, सबसे पहले तो थानेदार की नौकरी चली जाएगी। तो डर से या उस वजह से लोग ना केस रजिस्टर कर रहे हैं, ना लोगों को उसका कोई मुआवजा मिल पा रहा है। हमने के सुनले रही जा, जब हम बच्चे थे, 89 के इलेक्शन में राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, गांधी मैदान में 50,000 करोड़ का पैकेज का अनाउंसमेंट हुआ था। बिहार वहीं का वहीं रह गया। कांग्रेस ने बिहार को छोड़ दिया, लालू जी के हवाले कर दिया। हम लोगों ने लालू जी का दौर देखा, जिसमें उन्हीं की तूती बोलती थी। उनके प्रयास से समाज के कुछ लोगों को आवाज भी मिली, उस चीज के लिए लालू जी का सम्मान है। लेकिन लालू जी ने उस आवाज के साथ उनको शिक्षा नहीं दी, उनको भूमि नहीं दिया, उनको पूंजी नहीं दी, ताकि आप उनको कभी चैलेंज मत कर सकिए। उनकी आवाज बनकर उनका नारा लगाइए, लेकिन उनके बराबरी में मत बैठिए। फिर हम लोगों ने नीतीश जी पर दाव लगाया, हम जैसे लोगों ने भी उनका पीछे ताकत लगाई। नीतीश जी ने भी 5, 7 साल, 8 साल काम करने के बाद अब ये मान लिया है कि बिहार को इससे बेहतर नहीं बनाया जा सकता है। 14 के दौर में हम लोगों ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला बीजेपी भी देखा। ये सारा इंडिया ये लोग जीतने का, बदलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बिहार में 15 में चुनाव हारने के बाद उन्होंने भी बिहार को छोड़ दिया है। आप भय देखिए कि 15 के बाद 20 में सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद भी बीजेपी ने जिम्मेवारी नहीं संभाली कि बिहार हमें सुधारना है। उनका बिहार से इतना ही लेना देना रह गया है कि 30-35 एमपी यहां से जीतकर किसी तरह पहुंच जाए दिल्ली में। बिहार पिछड़ा राज्य बना है तो बना रहे। लालू जी की इतनी चिंता है कि हमारा परिवार का वर्चस्व बना रहे। नीतीश जी के बारे में तो कुछ बोलना ही बेकार है। जिस आदमी से इतने लोगों की आशा अपेक्षा थी, अब बुढ़ापे में उनका इतना ही रह गया है कि किसी तरह मुख्यमंत्री बने रहे। तो बिहार की चिंता जब कोई नहीं कर रहा है, जब बिहार की चिंता कोई नहीं कर रहा है, तो आप ये चिंता कीजिए। आप में ये ताकत है, बिहार के लोगों में वो ताकत है। ये जो पूरा अभियान है जन सुराज, ये जन सुराज कोई पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने का अभियान नहीं है। ये प्रशांत किशोर की ताकत दिखाने का अभियान नहीं है। ऐसे कई मैदान में भर सकता हूं, वो विधा मुझे आती है कि भीड़ कैसे जुटाना है, लेकिन ये हमारी ताकत दिखाने का अभियान नहीं है। ये जनता को, बिहार के लोगों को उसकी ताकत का एहसास कराने का अभियान है कि आप में वो क्षमता है। पूरा भारत आपको छोड़ दिया, पूरा भारत आपको अनपढ़ और बेवकूफ, बिहारी मतलब बेवकूफ बताता है। आप खड़े होइए तो पूरा भारत का राजनीति का निडिल घुमा कर दिखा देंगे। आप खड़ा होकर दिखाइए, बिहार के लड़के खड़े हो जाएंगे
तो देश की राजनीति बिना आपके भागीदारी के चल नहीं सकती है, चाहे कोई नेता हो। पदयात्रा के दौरान जो चीजें अनुभव हुई उसमें सबसे बड़ी बात जो निकल कर आई कि पलायन की समस्या के बारे में तो हम लोग हमेशा से जानते रहे हैं कि बिहार से बहुत बड़ी संख्या में लोग बाहर जाते हैं काम करने, लेकिन पदयात्रा के दौरान जब मैं गाँव से गुजर रहा हूँ तो मुझे जो अनुभव हो रहा है वो बिल्कुल एक अलग तस्वीर दिखाता है। ज़्यादातर गांव में जब हम लोग गुजरते हैं तो महिलाएं मिलती हैं, छोटे बच्चे मिलते हैं, बूढ़े बुजुर्ग मिलते हैं, लेकिन काम करने वाले उम्र में बहुत कम बच्चे रह गए हैं गाँव में, खासकर जो थरवट का पूरा एरिया है। और पूछने पे ये पता चलता है कि करीब करीब 70% से ज़्यादा लोग रोजगार की तलाश में बाहर चले गए हैं। तो ये पलायन की समस्या की विकरालता को एक तरह से दर्शाता है। दूसरी बात जो हम लोगों ने रास्ते में अनुभव किया, शिक्षा व्यवस्था बिहार में ध्वस्त है। ये तो हम लोग बात करते रहे हैं, लोग बताते हैं, चर्चा करते हैं, लेकिन इस पूरे 200 किलोमीटर में उस चीज को भी देखने का मुझे फर्स्ट हैंड अनुभव हुआ। शायद ही कोई 2 या 3 स्कूल अभी तक मुझे मिला है 21 दिन में, जिसमें स्कूल की जो बेसिक चीजें हैं, बिल्डिंग, टीचर और छात्र, वो तीनों हों। ज्यादातर जगहों पर जहाँ बिल्डिंग है वहाँ टीचर नहीं है, जहाँ टीचर है वहाँ बिल्डिंग नहीं है, और जहाँ दोनों है कुछ ऐसे भी जगह मिले जहाँ बिल्डिंग टीचर होने के बावजूद छात्र नहीं है। स्कूल को लेकर जो एक उदासीनता और एक गुस्सा मुझे हर जगह लोगों में दिखा। तीसरी बात जो यूनिक मुझे या नई समझ में आ रही है गाँव में जाने के बाद, ग्रामीण सड़कों की जो स्थिति है, क्योंकि बिहार में 2 चीजों को लेकर लोग हमेशा पिछले कुछ सालों में एक ऐसा इंप्रेशन बना है कि सड़कों की स्थिति में सुधार हुआ है और बिजली आ गई है। इन 2 विषयों पर जो हम लोग ग्राउंड पर देख रहे हैं, जो अनुभव कर पाए कि ग्रामीण सड़कों की हालत करीब करीब वही है जो जंगल राज लालू जी के राज में थी। जैसे ही आप स्टेट और नेशनल हाईवे को छोड़ते हैं और गाँव में आते हैं तो सड़कों की हालत बहुत बदहाल है। और मैं इसका पूरा वीडियो भी रिलीज करने वाला हूँ। 20-21 दिन में जहाँ जहाँ हम लोग चले हैं, कोई भी ऐसा दिन मुझे अभी तक नहीं मिला है जिसमें 12, 15, 20 किलोमीटर जब हम लोग पैदल चलते हैं, कोई भी दिन ऐसा नहीं मिला है जिसमें आधी सड़क भी ठीक हो, चलने लायक हो। गाड़ियों की तो बात छोड़ दी, मोटरेबल रोड्स तो गाँव में है ही नहीं। बिजली को लेकर जो है कि बिजली हर जगह पहुँच गई है, उसमें जरूर सच्चाई है, नीचे बिजली तो हर जगह दिख रही है, लेकिन उसके साथ जो लोग बहुत बड़ी समस्या एक बता रहे हैं वो है बिजली बिल की। इन्फ्लेटेड बिजली बिल एक बहुत बड़ी समस्या बिहार में बनकर उभरने वाली है, क्योंकि गाँव में मैं जहाँ पर भी गया लोगों ने बताया कि 6,000 से 60,000, 70,000 तक लोगों के बिल आए हैं। ज़्यादातर लोगों का ऐसा मानना है कि ये बिल गलत है। 3, 4, 5 बल्ब फैन चलाने वाले लोगों को भी 6,000, 8,000 का बिल आ रहा है। उसकी वजह से मुझे ऐसे भी घर मिले जहां एक गांव में 40-40, 50-50 घरों के बिजली काट दिए गए हैं। कुछ ऐसे भी घर मिले जहां लोग अपना घर छोड़कर भाग गए हैं। तो ये बिजली और सड़क को लेकर 2 बातें मैं साझा करना चाहता था। एक और बात जो बिल्कुल ही कागज पर दिख रही है वो है शौचालय के। जब आप पैदल निकलते हैं तो आपके पास, अभी तक जितने भी गाँव से मैं निकला हूँ, शायद ही कोई ऐसा गांव है जहां पर आप बिना गमछा नाक पर बांधे हुए निकल सकते हैं। खुले में शौच की जो स्थिति है बिहार में करीब करीब वही है जो पहले 10, 15, 20 साल पहले हुआ करती थी। पूछने पर ग्रामीणों ने, स्थानीय लोगों ने जो बताया वो ये कि यहाँ शौचालय बनाए ही नहीं गए हैं। ज्यादातर केसेस में 2,000 से 6,000 रुपये भ्रष्टाचार के तहत आप कह लीजिए अधिकारियों को या जो लोग भी उसमें मिली भगत जिनकी रही है उनको वो पैसा दे दिया गया और उसके बदले में बेनिफिशियरी को 12,000 रुपये दे दिया गया। तो नेट पेपर पर ही पैसा ट्रांसफर हुआ। कुछ करीब 20 से 50% पैसा अधिकारियों के पास रह गया और बाकी पैसा जिन्होंने अपने नाम पर टॉयलेट के लिए पैसा लिया उनके पास वो पहुंचा, लेकिन वो किसी के पास टॉयलेट ज्यादातर लोगों ने बनाया नहीं है। इसलिए खुले के शौच की अगर उसकी आज जांच हो जाए तो 90% गाँव में, आप लोग तो खुद पत्रकार हैं देखते होंगे, 90% ODF, सो कॉल्ड ODF गाँव बिल्कुल ही वहां पर खुले में शौच हो रहा है। नल जल की स्कीम से तो आप लोग वाकिफ हैं।
अभी तक मुझे लग रहा है कि 1 या 2 गांव मुझे ऐसा मिला है जहां पर नल जल की योजना चल रही है। बाकी जगहों पर या तो टंकी टूट गया है, या जो उसका पूरा स्टैंड है वो टूट गया, या चालू नहीं हुआ, मोटर खराब है, पाइप खराब है। अस्पताल की तो बात ही करना बेकार है, क्योंकि जिस तरह के इलाके में मैं घूम रहा हूँ, इन इलाकों में ज्यादातर जगह अस्पताल नहीं है। लोग ब्लॉक हेडक्वार्टर्स वगैरह की चर्चा करते हैं, लोग ये बताते हैं कि कहाँ वो जाते हैं जब वो बीमार पड़ते हैं तो, लेकिन जो सब सेंटर का कॉन्सेप्ट है जो पंचायत के स्तर पर होना चाहिए, वो कहीं पर मुझे अभी तक नहीं दिखा है। इसके अलावा जो किसानों की समस्या है वो हर जगह लोगों ने बताई। यूरिया 277 का 700-800 जो नेपाल से बिल्कुल सटे हुए एरिया है वहां पर करीब 1100-1200 लोगों ने भी यूरिया का दिया है, ये बात लोगों ने बताई। डीएपी का जो दाम है 500 से बढ़कर 1500-1600 हो जाना, वो बात लोगों ने बताई। लोग ये भी बता रहे हैं कि जो सरकारी मूल्य है धान का और गन्ने का, दोनों ही उसका 25 से 30% डिस्काउंट पर ही आदमी किसान को बेचना पड़ रहा है। जैसे धान का मूल्य 1900 से ज्यादा है, लेकिन मार्केट में जो लोग धान बेच रहे हैं वो 1250, 1300, 1350, डिपेंडिंग ऑन कि आप कितने बड़े फार्मर हैं, कितना आप निगोशिएट कर सकते हैं। और लोगों ने बताया कि ज्यादातर केस में ये होता है कि आप अपना धान बेच देते हैं, जब सरकार पैक्स के माध्यम से खरीदारी थोड़ी बहुत करना शुरू भी करती है, तब तक वो इतना लेट हो गया होता है कि सामान्य किसान के हाथ से धान निकल गया होता है, और बड़े लोगों ने, बिचौलियों ने, या फिर जो भी व्यापार करने वाले हैं, आड़तिये हैं, वो खरीद के रखते हैं और वही पैक्स को बेच पाते हैं। तो ये बात एक जनरल। गन्ना को लेकर एक जनरल शिकायत लोगों की है कि गन्ने का जो समर्थन मूल्य है यहाँ बिहार में, वो यूपी से करीब 60 से 70 रुपया कम है। ज्यादातर तो चीनी मिल बंद है, उसकी एक परेशानी है। गन्ना जो लोग उगा रहे हैं वो चीनी मिल तक बेच नहीं पा रहे हैं। दूसरा, कुछ ज्यादातर चीनी मिलों में जो पर्चे का सिस्टम है उसमें बहुत बड़ी धंधेबाजी है। पर्चा, अगर आपके पास 5 एकड़ जमीन है लेकिन आपके पास पर्चा 100 एकड़ का है, तो आप इफेक्टिवली एक बिचौलिया बन गए और छोटे लोगों से, छोटे किसानों से आप गन्ना खरीदते हैं सस्ते रेट में, और उसको पर्चे जिसके पास है फैक्ट्री में आप ही उसको बेच पाते हैं। उसके वजन पे लोगों ने बताया कि हर ट्रेलर में करीब 5 क्विंटल तक का वजन में कटौती की जाती है चीनी मिलों के द्वारा। 2-3 बातें जो जल संसाधन से जुड़ा हुआ है। एक तो ये लोगों ने बताया कि हालांकि पूरे बिहार में ऐसा लगता है कि चंपारण में बाढ़ नहीं आता है, लेकिन वो डेफिनेशन का मामला है, वो परिभाषा की वजह से है। क्योंकि सरकारी परिभाषा के अनुसार अगर 3 दिन तक 72 घंटे तक पानी कहीं रुका रहे तभी उसको बाढ़ माना जाएगा। चंपारण में मुझे लोगों ने अभी तक करीब 60-62 छोटी बड़ी नदियों का नाम लिखवाया है लोगों ने, जिनमें बरसाती पानी आने की वजह से, नेपाल से पानी आने की वजह से 1 से 5 गांव, 7 गांव, 8 गांव प्रभावित होते हैं। और वो पूरा जो बाढ़ है या फ्लैश फ्लड उसको आप कह सकते हैं, वो 24 घंटे के अंदर आता है और लोगों का बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। एक तो ये समस्या लोगों ने बताई। दूसरा, ये जो पत्थर बालू का यहाँ मामला है पूरे पश्चिम चंपारण में, ये वन राज्य अधिनियम को लागू नहीं करने की वजह से या उसको आंशिक तौर से लागू करने की वजह से कई तरह की समस्याएं लोग बता रहे हैं। अपने बालू, मिट्टी और पत्थर, ये तीनों ही सामान्य लोगों के पहुंच से बिल्कुल बाहर है। तो लोगों को उससे एक तो बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार की हानि हुई, आर्थिक व्यवस्था को धक्का लगा। दूसरा, बालू वगैरह इतना महंगा हो गया है, आपको मिल ही नहीं रहा है कि इंदिरा आवास योजना में जैसे लोगों ने बताया कि 1,40,000 तो इंदिरा आवास योजना में पैसा मिलता है, उसमें 25 से 30,000 रुपया कमीशन पीसी लग जाता है। लेकिन जो 1 लाख रुपया मिलता भी है, 1,05,000 रुपया मिल भी रहा है, उसमें भी अगर सिर्फ बालू की ही कीमत आप जोड़ ले तो 60,000 के आसपास का बालू हो जाता है। इसलिए ज्यादातर प्राइम मिनिस्टर रोजगार आवास योजना के जो बेनिफिशियरी हैं, ज्यादातर लोगों को तो मिला ही नहीं है। जिनको मिला भी है उन्होंने घर नहीं बनाया है, क्योंकि वो बना ही नहीं सकते हैं। 1,40,000 में 30,000 घूस दे दिया और 1,05,000, 1,10,000 जो बचा उसमें बालू अकेले की कीमत 60,000 हो गई है। तो लोग वो पैसा लेकर अन्य जगहों पर खर्च कर रहे हैं। आवास बनाने वाले लोग मुझे बहुत कम मिले। तो एक बहुत बड़ी समस्या ये बालू की जो है, और जंगल और लोगों के बीच एक सामंजस्य बैठे और उनको साथ में रहने के लिए प्रेरित किया जाए, सिखाया समझाया जाए,
उस चीज पर कोई काम नहीं हुआ है और उसको ऐसा लग रहा है कि पुलिस या फोर्स से उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है, जिसका समाज को बहुत बड़ा नुकसान है और जंगल की जो रिसोर्स है उसको भी बहुत बड़ा नुकसान है।